हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपक्रू CSE एकेडमी पर। आप लोग जैसा देख रहे हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स के लिए हम यहाँ पर डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। चूँकि आपको पहले पता होगा, विशाल सर ने अपने रणनीतिक वीडियो में बता दिया था कि हम लोग BPSC के लिए एक 50 दिन की रणनीति के हिसाब से क्वेश्चनों के माध्यम से अभ्यास कराएंगे अलग अलग सब्जेक्ट का। उसी के क्रम में हम यहाँ पर भौतिकी में, जो कि आप लोग अभी एग्ज़ाम दिए होंगे BPSC का, तो आप लोगों ने देखा होगा कि साइंस के क्वेश्चनों का जो बारंबारता है वो हर साल कम नहीं हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है। मान के चलिए 25 और 35 का जो औसत है रहता है, 30 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए हैं। और इस बार आप लोग देखे होंगे तो BPSC में आप लोग के भौतिकी के बहुत अच्छे क्वेश्चन, मतलब सिंपल थे लेकिन क्वेश्चन अच्छे थे। हमेशा रिपीटेड, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे और कुछ क्वेश्चन जनरली दूसरे एग्ज़ाम में आए हुए थे या फिर नए भी थे, तो वो पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं। तो अब अगला जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, जो आपका एग्ज़ाम लीक हो गया था, टल गया था, उसके लिए हम लोग यहाँ पर भौतिकी का और ज़्यादा अभ्यास करेंगे। सिर्फ भौतिकी का नहीं, हम लोग साइंस के हर सेगमेंट का उतना ही मतलब क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर अभ्यास करेंगे। लेकिन यहाँ पर आज हम भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं। चलिए टाइम को ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और सबसे ज़्यादा होता है। तो आप लोग को अच्छी तरह पता है, अगर आप लोग विबग्योर पता होगा, GYOR, इससे हम लोग आसानी से तरंगदैर्घ्य भी निकाल सकते हैं और आवृत्ति भी निकाल सकते हैं। अच्छा, आवृत्ति का मैंने यहाँ पर नाम लिया तो आप लोग ये भी जानते हैं आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य का क्या संबंध होता है। हम लोग जानते हैं आवृत्ति डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तरंगदैर्घ्य के। ये संबंध होता है आपका, आवृत्ति इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके तरंगदैर्घ्य का। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका, जैसे मैं अभी इसका आंसर बता रहा हूँ, बट आप लोग ये जान लीजिए, जिस कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा तो आवृत्ति उसका सबसे कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा आवृत्ति उसकी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर संबंध कैसा है हमारा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस विबग्योर को इस एरो से अगर हम दिखाएं, इस एरो से दिखाएं, तो इधर से ध्यान रखिए, ये बढ़ते हुए क्रम में, जैसे वायलेट हो गया तो वायलेट का सबसे कम, बैगनी का सबसे कम, फिर इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और यहाँ R इस तरीके से जाएंगे तो रेड का मतलब लाल कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा। इसी तरीके से अगर हम इस एरो को देखें, ये एरो, ठीक है, तो ये एरो इधर से बढ़ते हुए क्रम में, तो ये एरो क्या बता रहा है, आपके आवृत्ति को बता रहा है। क्या बता रहा है, आपके आवृत्ति को बता रहा है, और ये आपका किसको बता रहा है, तरंगदैर्घ्य को बता रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग हमेशा पता कर लेंगे, आपको याद रहेगा कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका हो जाएगा, बैगनी का, और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, लाल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दाब की इकाई क्या होती है। चलिए हम लोग दाब की इकाई पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दाब की इकाई, देखिए दाब की इकाई एक जो आपको शायद याद होगा, क्वेश्चन के माध्यम से आपने कभी भी देखा होगा, तो पास्कल आपने हमेशा सुना है कि मतलब सुना होगा, ये अक्सर ऑप्शन में रहता है पास्कल। लेकिन अगर पास्कल ना देके आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर दे दे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे दे, तो ये भी आपका दाब की इकाई ही होगी। क्यों होगी वो मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, है ना। दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है, हम लोग जानते हैं न्यूटन, जिसको हम लोग N से डिनोट करते हैं, है ना। और दूसरा क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा हमारा, मीटर स्क्वायर, है ना, जिसको हम लोग M स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो इसलिए अगर यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी दिया रहे, पास्कल ना देके न्यूटन मीटर स्क्वायर भी दिया रहे, इस तरीके से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी आपके दाब की इकाई होगी। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि किस प्रकार की राशियां हैं। किस प्रकार की राशियां हैं, ठीक है। यहाँ पर किस प्रकार की राशियों का पूछने का मतलब आपका पूछ रहा है अदिश राशि है कि सदिश राशि है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आपको अदिश और सदिश राशि को जानने के लिए आपको दो चीज़ें जाननी पड़ेगी। ठीक है, क्या जानना पड़ेगा आपको, अदिश राशियों में आपको सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ हमको परिमाण की ज़रूरत होती है वे अदिश राशियाँ होती हैं, और जिनको परिमाण के साथ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि किस प्रकार की राशियाँ हैं। तो हमने आप लोग बताया कि हम लोग राशियाँ मतलब यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो पहले हम लोग ये जान लें कि सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है ना। तो देखिए, सदिश राशियाँ उन्हें कहते हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण तथा दिशा, सदिश मतलब दिशा सहित, जैसे मान लीजिए हमको बल लगाना है तो हमको किस दिशा में बल लगाना है ना, किसी दिशा में बल लगाना है, इस तरीके से। तो मतलब जहाँ पर हमको परिमाण के साथ दिशा की भी जरूरत रहेगी तो वो क्या हो जाएगा, सदिश। क्या हो जाएगा, सदिश। क्या हो जाएगा, परिमाण प्लस दिशा, ठीक है। जहाँ पर सिर्फ परिमाण की जरूरत होगी, जो अब आवश्यकता हो, जहाँ पर जैसे सिर्फ परिमाण, जहाँ पर सिर्फ परिमाण, वहाँ वो क्या हो जाएगा, अदिश। थोड़ा बाहरी डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ा वीडियो रोकना पड़ रहा है, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। हेलो, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा आउटसाइड से थोड़ा डिस्टर्बेंस की वजह से वीडियो थोड़ा सा पॉज था। ओके, फिर से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमने बताया सदिश राशि में परिमाण प्लस दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश राशि में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। इस तरीके से अगर हम ये देखें, आयतन, दाब, चाल, दूरी किस प्रकार की राशि हैं, तो ये अदिश राशियां हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें हमारे दिशा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। इसलिए ये कौन सी राशियाँ हैं, आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये कौन सी राशियाँ हैं, ये हमारी अदिश राशियाँ हैं, अदिश राशियाँ। ओके, अगला बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि किस प्रकार की राशियाँ हैं, तो ये हमारी सदिश राशियाँ हैं। ये हमारी कैसी राशियाँ हैं, ये हमारी सदिश राशियाँ हैं, ठीक है। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें बल, जैसे बताया था आपने अभी आपको कि बल हो गया, वेग हो गया, इसमें दिशा बहुत ज़रूरत होता है। बिना दिशा के इसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारा बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग सभी को हम लोग सदिश राशियाँ कहते हैं, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा पूछ रहा है। यहाँ पर दृश्य स्पेक्ट्रम आप लोग जानते होंगे, तो वही उस दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा, देखिए सामान्यतः पूछ रहा है। सामान्यतः यहाँ पर क्यों पूछ रहा है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तो सामान्यतः इसकी सीमा कितनी होती है, सामान्यतः इसकी सीमा होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। अब तरंगदैर्घ्य आप लोग जानते हो, तरंगदैर्घ्य को हम लोग एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। तरंगदैर्घ्य की इकाई हमारी एंगस्ट्रॉम होती है, इसलिए ये इसकी रेंज है सामान्यतः। और ये फिक्स नहीं है, इसका क्यों नहीं फिक्स है, क्योंकि ये निर्भर करता है किस पे, उम्र पर निर्भर करता है। उम्र पर निर्भर करता है, आँखों की मतलब डिस्टेंस, सोर्स से आँखों की कितनी दूरी है, इन सबों पे भी ये निर्भर करता है। इसलिए इसको हम लोग फिक्स नहीं मानते। इससे सामान्यतः इसका जो रेंज है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल बने होते हैं, मतलब किसके बने होते हैं, क्वेश्चन आपका ये होगा किसके बने होते हैं। तो घड़ी में जो आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रयोग होता है वो आपका किसका बना होता है, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। ओके, तो आपका आंसर रहेगा क्या, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। और ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो क्वार्ट्ज होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना, ये सिर्फ घड़ी में ही ना प्रयोग होकर आपके रेडियो और टेलीविज़न में भी प्रयोग होता है। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिए कि अगर घड़ी ना देके ये भी पूछा जाए कि मतलब घड़ी ऑप्शन में ना रहे, ऑप्शन में टेलीविज़न या रेडियो रहे, तो वहाँ वो भी आपका सही होगा कि वहाँ पर आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग होता है। ओके, हाँ, ध्यान रखेंगे आप लोग किसका बना होता है, ये तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु का नाभिक कैसा होता है, किसी परमाणु का नाभिक कैसा होता है, इन द सेंस कि धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है या उदासीन होता है। तो देखिए, किसी परमाणु का नाभिक कैसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धनावेशित। मैं बता रहा हूँ कैसे। देखिए, ये आपका मान लीजिए नाभिक होता है, ठीक है। नाभिक में क्या पाए जाते हैं हमारे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, प्रोटॉन जो हमारा होता है वो हमारा होता है धनावेशित। प्रोटॉन हमारा कैसा होता है, ये हमारा होता है धनावेशित, और न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारा होता है उदासीन, न्यूट्रल। ओके,
देखिए ये आपका प्रोटॉन जो हो गया वो धनावेशित है और न्यूट्रॉन उदासीन हो गया। न्यूट्रॉन का कोई प्रभाव प्रोटॉन पे पड़ा नहीं, नाभिक पे भी नहीं पड़ा। अब प्रोटॉन मतलब इस इन द सेंस मतलब कि नाभिक पे किसका असर हुआ, धनावेशित प्रोटॉन का। इसलिए आपका पूरा नाभिक जो होता है, पूरा न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है, धनावेशित। इसलिए मैंने यहाँ पर धनावेशित लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आया है तो ज़रा इनके खोजकर्ता के नाम आप लोग बता दीजिए। देखिए आप लोग को याद होगा तो ठीक है, नहीं तो जान लीजिए कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। ठीक है, चैडविक ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रडार सॉरी अगला क्वेश्चन 8वां देखिए। किसी ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन, किसी ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। किसी ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन की क्रिया, ऊर्ध्वपातन की क्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। राडार का आविष्कार किसने किया था? तो राडार का आविष्कार किसने किया था? राडार का आविष्कार वाटसन ने किया था। किसने किया था राडार का आविष्कार? किसने किया था? तो वाटसन ने। राडार का आविष्कार किसने किया था? एक मिनट इसको बता दें। वाटसन ने किया था। कब किया था ये भी पूछा जा सकता है, कब किया था? तो 1935 में। कब किया था? 1935 में। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि राडार का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो वो लोग भी जान लीजिए आप लोग। राडार का फुल फॉर्म क्या होता है? राडार का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला। सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला? देखिए, सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है, आप लोग जानते हैं। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि किस लिए मिला है, तो ये आप लोग को बताइए, आप लोग किस लिए मिला है? रमन इफेक्ट। क्या होगा इसका आंसर? रमन इफेक्ट। सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला है? तो रमन इफेक्ट के लिए मिला है। क्या होगा इसका आंसर? रमन इफेक्ट, जिसे हम लोग रमन प्रभाव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रमन प्रभाव। अच्छा, रमन प्रभाव ना देके अगर यहाँ पर ये भी दिया रहे प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी इसका आंसर होगा, क्योंकि रमन इफेक्ट था वो मतलब सीवी रमन ने जो अपना थ्योरी दिया था वो प्रकाश के प्रकीर्णन को लेके ही दिया था, प्रकाश के प्रकीर्णन को और उन्होंने एलेबोरेट किया था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है 1 माइक्रोन रबर क्या होता है? देखिए यहाँ पर आंसर पहले से दिया हुआ है। 1 माइक्रोन रबर 10⁻³ मिलीमीटर, लेकिन एक देखिए यहाँ पर मीटर में है, तो मैं इसलिए यहाँ पर लिख दिया हूँ कि मिलीमीटर में अगर आप लोग जनरली क्या याद रहता है, 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन रबर 10⁻⁻6 मीटर ये होता है। लेकिन अगर मीटर में ना देके मिलीमीटर में दिया रहे तो ये आप लोग ध्यान रखिए कि मीटर को आप लोग मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो वो 10⁻³ मीटर हो जाएगा, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया था। अब अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर पूछ ले और 1 पिकोमीटर। अब पूछने क्या ले, ये पूछा गया ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से लिख दिया है। तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या हो जाता है? याद रखिए 10⁻⁹ मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर क्या हो जाता है? 10⁻12 मीटर। ये दोनों आप लोग याद रखिए, बाकी ये आप लोग को मैंने बता दिया। 1 माइक्रोन को 10⁻⁶ मीटर। बहुत गर्म, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, डाइन किसका मात्रक है? देखिए यहाँ पर पूछ रहा है डाइन किसका मात्रक है। ठीक है, डाइन किसका मात्रक है? तो डाइन यहाँ पर देख लीजिए, डाइन आपका किसका मात्रक है? तो डाइन आपका यहाँ पर बल का मात्रक है। डाइन आपका बल का मात्रक है। अच्छा, डाइन बल का मात्रक मैंने आपको यहाँ बताया था स्टार्टिंग में, दाब वाले में बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का मैंने वहाँ न्यूटन बताया था, लेकिन यहाँ पर डाइन भी आ गया। तो ये ध्यान रखिए, बल का मात्रक सीजीएस प्रणाली में डाइन होता है। सीजीएस प्रणाली में, किस प्रणाली में? सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली होता है ना। एक एमकेएस प्रणाली होता है, एक एसआई यूनिट होता है और सीजीएस प्रणाली होता है। तो ये जो सीजीएस प्रणाली है, एमकेएस ना होकर सीजीएस प्रणाली में आपका डाइन बल का मात्रक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन
वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? बहुत पेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। किस कारण होती हैं वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो ये होता है पृष्ठ तनाव कारण, ठीक है, सरफेस के पृष्ठ तनाव के कारण। अच्छा, गोलाकार होने का कारण ये है पृष्ठ तनाव की वजह से जो गोलाकार होती हैं, क्योंकि जब उन पर दबाव पड़ता है, वायुमंडलीय दबाव पड़ता है प्लस उन पर जो वायुमंडलीय घर्षण होता है, तो क्या करते हैं, वर्षा की बूंदें जो होते हैं मिनिमम एरिया को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। और मिनिमम एरिया का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगुलर शेप है, ये आपका ट्रायंगुलर है, ये गोला, तो सबसे कम एरिया कौन एक्वायर करेगा आपका? तो ये सर्किल मतलब गोला, इसलिए उनका पृष्ठ तनाव के कारण उनका शेप क्या हो जाता है? गोला, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो हम लोग जानते हैं प्रकाश विकिरण की प्रकृति डुअल नेचर की होती है। कैसी होती है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति डुअल नेचर की होती है। इसका मतलब प्रकाश विकिरण की प्रकृति हमारी कण और तरंग क्या होती है? कण तथा तरंग दोनों के भांति व्यवहार करती है प्रकाश विकिरण, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डुअल नेचर ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं? डुअल नेचर ऑफ लाइट भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 40 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट में बदलना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत इजी है अगर आपको फॉर्मूला पता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आसानी से हम लोग देखते हैं। C/100 इक्वल्स टू F-32/180, ये होता है सेंटीग्रेड ऑफ फ़ारेनहाइट का आपस में संबंध, ठीक है। चूँकि यहाँ पर देख रहा है कि C इक्वल्स टू कितना है? 40 डिग्री। कितना है? 40 डिग्री। उसको बदलना किस में हमको? फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो यहाँ पर C का वैल्यू रखिए आप, यहाँ रख देंगे हम C की वैल्यू 40, 100, ओके। नेक्स्ट F-32/180, देखिए इसको काट देंगे, ठीक है, और इसको इससे काट देंगे तो 36। अब यहाँ देखिए 36 का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? F-32 इक्वल्स टू 72, दिस इम्प्लाइज फ़ारेनहाइट का मान हो जाएगा 104। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 104। तो मैंने क्या किया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट में क्या बताया? 104 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 104 फ़ारेनहाइट। इस तरीके से यहाँ पर 40 डिग्री दे दे, चाहे 80 डिग्री दे दे, चाहे जो दे दे, ठीक है। आप इस फॉर्मूले की वजह से फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेंगे, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ठीक है, फ्रिज का दरवाज़ा खुला रख देने से, मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि फ्रिज का दरवाज़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है फ्रिज का दरवाज़ा खुला रख देने से, मतलब ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर किसी कमरे में फ्रिज रखा हुआ है, उसका दरवाज़ा आपने खोल दिया है, तो कमरे के टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कमरे के तापमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब आप दरवाज़ा खुला रख दें, ये मत समझिए कि जैसे फ्रिज अंदर ठंडा कर देता है तो पूरे कमरे को ठंडा कर देगा, नो। इसका आंसर हो जाएगा कमरे का तापमान को बढ़ा देगा। क्या बोलेगा? कमरे के ताप को बढ़ा देगा खुला रखने से, यही होगा, ठीक है। ऐसा इसका कारण ये है, देखिए फ्रिज में कंप्रेसर लगा होता है। कंप्रेसर क्या करता है कि जो फ्रिज के अंदर के जो गर्मी होती है, उसको कंप्रेसर कूलिंग का, मतलब उसमें कूलेंट होता है, उसको कूल करता है, ठीक है। अब जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला तो आप कमरे का जो एनवायरनमेंट होता है वो भी फ्रिज, मतलब जो कंप्रेसर उसको क्या समझने लगता है कि वो भी हमारे फ्रिज का ही हो गया। अब क्या करता है कि वो पूरे कमरे की जो गर्मी होती है उसको ठंडा करने के लिए तेज़ी से काम करने लगता है। जिस तरीके से एसी में क्या होता है, कमरे में ठंडा हवा देता है, लेकिन उसके पीछे जो होता है बहुत गर्म हवा निकलता है। लेकिन चूंकि आपका फ्रिज अंदर ही रखा हुआ है, तो वो जो कमरे के टेम्परेचर को कम करने के लिए जो गर्मी निकलती है वो कमरे में ही छोड़ देता है, जिससे आपका क्या हो जाता है, आपका कमरे का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। तो जनरली आप लोग याद रखेंगे, फ्रिज मतलब रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला है तो कमरे का तापमान उससे क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
डायनमो क्या करता है? देखिए डायनमो क्या करता है, डायनमो का काम है आपके यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। कि डायनमो क्या करता है? डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देगा? वैद्युत ऊर्जा में। ओके, ठीक है, ये होता है डायनमो का काम, यही होता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। देखिए इसमें डायनमो में क्या होता है, इस तरीके से मैग्नेट होते हैं दोनों तरफ, और इधर आपका ये आपका आर्मेचर होता है, ठीक है ना साउथ, ये होता है, ये यहाँ पर ये आर्मेचर आपका यहाँ पर मूव करता है, ठीक है, तेजी से मूव करता है और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करता है जो आपका वैद्युत ऊर्जा के रूप में होता है, ठीक है। ये मूव करेगा, इनके बीच में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, यही होता है शेप आपका। यहाँ पर ये इस तरीके से मूव करता है, तेज़ी से घूमता है। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर डायनमो पूछा है, टरबाइन का जो सिद्धांत है वो भी बिल्कुल इसी सिद्धांत पे है। टरबाइन भी घूमता है जिससे क्या होता है, हमारा बिजली पावर बनता है, ठीक है, वो भी इसी तरह होता है, बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? विद्युत अपघट के रूप में प्रयुक्त क्या होता है बताइए? सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट के रूप में क्या होता है हमारा? जिंक क्लोराइड। क्या होता है? जिंक क्लोराइड होता है हमारा विद्युत अपघट के रूप में प्रयोग। अच्छा, सामान्य शुष्क सेल में एक और क्वेश्चन बनता है, उसमें जो कैथोड होता है वो किसका बना होता है? कैथोड जो होता है वो किसका बना होता है? तुम्हारे जो कैथोड होता है सेल में आप लोग देखे होंगे, अगर इस सेल में है तो ये कैसे है, एक बना होता है कैथोड, वो किसका बना होता है? वो मैग्नीज डाइऑक्साइड का बना होता है। किसका बना होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए, सामान्य शुष्क सेल में जो विद्युत अपघट के रूप में हमारा जिंक क्लोराइड का, और इसका एक और नाम है वो आप लोग कमेंट करके बताइए। जिंक क्लोराइड को एक और नाम है जो सामान्य विद्युत सेल में विद्युत अपघट के रूप में प्रयोग होता है। ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, अगर आप लोग बताना चाहें तो बताएंगे तो अच्छा ही रहेगा, आप लोग को याद भी हो जाएगा। और जो इसमें जो कैथोड होता है सामान्य शुष्क सेल में, वो किसका बना होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है, ठीक है, याद रखिए। देखिए एक क्वेश्चन फिर आ गया बिल्कुल इसी तरह लगाने के लिए कि 100 वाट का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी? सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ लिखा 1000 वाट घंटा बराबर 1 यूनिट। ये अगर आपको किसी को पता है तो ये है, चाहे 100 वाट का बल्ब हो चाहे 500 वाट का बल्ब हो, और कितने घंटे जल रहे हैं उससे मतलब नहीं है, बस इतना याद रखिए 1000 वाट घंटा बराबर 1 यूनिट। तो यहाँ पर अच्छा यहीं पर रखा हुआ है 1000 वाट बल्ब यदि 10 घंटे जले तो 1000 वाट, तो यूनिट बराबर क्या होता है? यूनिट बराबर क्या होता है? देखिए यहाँ पर 100 वाट है ना, 100 वाट और गुणे कितना घंटा चल रहा है? 10 घंटा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर 1000 वाट घंटा, हम पहले ही जानते हैं 1000 वाट घंटा बराबर 1 यूनिट, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट। लेकिन हम लोग यहाँ पर चूँकि डायरेक्ट निकल जा रहा है, हम इसको थोड़ा चेंज करके देख ले रहे हैं। चलिए इसको मान लीजिए 1000 वाट का बल्ब कर ले रहे हैं और इसको यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं? 20 घंटा जल रहा है, ठीक है। अगर हम 1000 वाट का बल्ब 20 घंटे जलाएं तो कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी? अब हम लोग देख लेते हैं। तो यूनिट बराबर यहाँ पर चेंज कर देंगे, देखिए, ठीक है, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका 100 वाट के बल्ब जो है कितना हो गया? 1000 वाट, और ड्यूरेशन कितना हो गया? 20 घंटा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20,000 वाट घंटा, ठीक है, 20,000 वाट घंटा। हम ये जानते हैं 1000 वाट घंटा बराबर 1 यूनिट, तो 20,000 वाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 20 यूनिट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 20 यूनिट, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि बल्ब की जो क्षमता होती है वो बदलती रहेगी, उनके ड्यूरेशन है वो भी बदलता रहेगा, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि बल्ब का जो वॉट है, मतलब जो क्षमता है उसका कितने घंटे जल रहे हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, समानता आपका आंसर आपको मिल जाएगा। उसको चेंज कर लीजिए, बस याद रखिएगा 1000 वाट घंटा बराबर 1 यूनिट, ठीक है, 1000 वाट घंटा बराबर 1 यूनिट, ठीक है।
अगला देखिए क्वेश्चन, विद्युत धारा था ईएमएफ को किस में मापा जाता है। देखिए विद्युत धारा था ईएमएफ को किस में मापा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने एक ही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन को एक ही में कर दिया है, आप लोग देखिए। तो विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा एमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एमीटर हो जाएगा। और ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को किस में नापा जाता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विभवमापी। ठीक है, तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए, मतलब किसके लिए मिला था। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार याद रखिए आप लोग, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। क्या हो जाएगा आंसर इसका, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था, जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं। उसके लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 में। ठीक है, 1921 में। अब अगला क्वेश्चन है, अतिचालक पदार्थ की शून्य पारगम्यता से आप लोग क्या समझते हैं। शून्य पारगम्यता याद रखिए, यहाँ पर शून्य पारगम्यता है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्या होता है। देखिए अतिचालक पदार्थ, कोई भी पदार्थ होता है, कोई ऐसा चालक पदार्थ होता है, देखिए उसमें दो गुण होता है, एक वो अतिचालक होता है और कुछ उसमें प्रतिरोध भी होता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो मतलब उनका प्रतिरोध एकदम शून्य हो, जिनकी चालकता ऐसी हो कि वो बिल्कुल भी ऊर्जा का ह्रास नहीं करते हैं, बिल्कुल आसानी से पास करते देते हैं, उसमें ऊर्जा का ह्रास बिल्कुल शून्य होता है, वैसे पदार्थ हमारे अतिचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अतिचालक। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछ रहा है, अतिचालक पदार्थ की शून्य पारगम्यता से आप क्या समझते हैं। तो उसी अतिचालक पदार्थ में एक गुण होता है, जो शून्य पारगम्यता जो हमारा बता रहा है, वो गुण ये है कि ऊर्जा के ह्रास को तो जीरो करते हैं, मतलब ऊर्जा मतलब आपके इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से पास करते हैं, या ऊर्जा को बहुत आसानी से पास कर देते हैं। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, उसको अपनी सतह पर रोक लेते हैं, उसको पास नहीं होने देते। वही हमारा होता है शून्य पारगम्यता। ऐसे पदार्थों को, वही हमारा शून्य पारगम्यता से मतलब यही होता है कि ऊर्जा के ह्रास को बिल्कुल शून्य कर देते हैं, आसानी से पास कर देते हैं, लेकिन जो हमारे मैग्नेटिक प्रभाव होता है उसको हम लोग रोक लेते हैं। यही होता है पदार्थ का, अतिचालक पदार्थ की शून्य पारगम्यता। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। अब देखिए विद्युत प्रतिरोध, यहाँ पर इस क्वेश्चन का अतिचालक पदार्थ और यहाँ पर पारे का जो विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाना है, इसका संबंध आपस में बिल्कुल उसी तरीके है। विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाने का मतलब क्या है कि पारा किस टेम्परेचर पर अतिचालक हो जाता है, किस टेम्परेचर पर पारा अतिचालक हो जाता है। भाई मैंने आपको पहले ही बताया कि जब प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो पदार्थ अतिचालक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.4 केल्विन। ठीक है, 2.4 केल्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 2.4 केल्विन ना होके 4.2 केल्विन हो जाएगा। 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन पर पारा हमारा अतिचालक की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक है, पारा हमारा अतिचालक की तरह व्यवहार करने लगता है। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार, जो फ्यूज वायर होता है हम लोग के सर्किट में लगा होता है। अब तो हालांकि एमसीबी का ज़माना हो गया है, लेकिन फिर भी पुराने सर्किटों में फ्यूज हम लोग लगाते हैं, फ्यूज वायर उसमें बना होता है। तो कह रहा है कि फ्यूज तार किन धातुओं से मिलकर बना होता है। फ्यूज वायर हमारा किन धातुओं से मिलकर बना होता है। तो हमारा किससे बना होता है, हमारा टिन और सीसा किससे मिलकर बना होता है। हमारा ये फ्यूज वायर टिन और शीशे से मिलकर बना होता है। किससे, टिन प्लस शीशा। ठीक है, टिन प्लस शीशा। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए आप, टिन प्लस शीशा, जैसे फ्यूज वायर होता है, हम लोग फ्यूज वायर में ये हम लोग को बताते हैं कि टिन प्लस शीशा ही लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि इन धातुओं का जो गलनांक होता है, वो बहुत कम होता है। ठीक है,
कम होने का मतलब ये है, गलनांक कम है कि मतलब अगर मान लीजिए आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में ओवरलोडिंग हो गई या शॉर्ट सर्किट हो गया, तो तुरंत यहाँ पर जो फ्यूज वायर होता है अगर इन धातु से बना हुआ है, टिन और शीशा से मिलकर बना हुआ है, तो तुरंत वो गल जाता है और वहाँ से आपका कनेक्शन कट जाता है, जिससे आपकी सर्किट जलने से बच जाती है। ठीक है, लेकिन जनरली आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे जो लोग नहीं जानते वो लोग फ्यूज वायर को क्या करते हैं, इतने मोटे वायर लगा देते हैं, ऐसे धातुओं को वायर लगा देते हैं कि फ्यूज वायर तो नहीं उड़े, चाहे पूरा सर्किट उड़ जाए। लेकिन यहाँ पर जो साइंस क्या कहता है कि फ्यूज वायर ऐसा होना चाहिए कि हल्का सा मतलब ज़रा सा भी ओवरलोडिंग हो या फिर शॉर्ट सर्किट का संभावना हो तो पहले आपका फ्यूज वायर उड़ जाए और आपका कनेक्शन पूरा बच जाए, इसलिए होता है। तो ध्यान रखिए, टिन प्लस शीशा। अच्छा, यहाँ पर इस टिन प्लस शीशा से एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग बताइए जुड़वा धातुएँ किसे कहते हैं? जुड़वा धातुएँ किसे कहते हैं? ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन है जुड़वा धातुएँ किसे कहते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, आप लोग के लिए है क्वेश्चन। अगला और अंतिम क्वेश्चन क्या है? पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? ध्यान रखिए, पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। उसका ग्राफ होता है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये होता है उसका ग्राफ। मान लीजिए घनत्व का ग्राफ है, तो ये सबसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा घनत्व, ये होता है उसका ग्राफ। ठीक है, मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम है तो भी घनत्व कम होगा और ज़्यादा होगा तो भी पानी का घनत्व कम हो जाएगा। लेकिन अधिकतम घनत्व किस पे होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कई बार पूछा जा चुका है, आप ग्राफ से भी मैंने आपको समझा दिया है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए। थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुआ ड्यू टू आउटसाइड डिस्टर्बेंस। बाकी आप लोग अगर थोड़ा सा धैर्य बना के पूरी वीडियो देखेंगे तो मान के चलिए ये सिर्फ 25 क्वेश्चन ना होके आपको, मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों को इस तरीके से फ्रेम किया है, उसका जो भाषा है वो अगर बदल भी जाएगा तो आप अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो वो आपको हमेशा लाभ पहुँचाएगा, याद भी रहेगा। जैसे मैंने इसी को शुष्क सेल का ही क्वेश्चन पूछा था आपको, शुष्क सेल में विद्युत अपघट के रूप में प्रयुक्त, तो मैंने बताया था जिंक ऑक्साइड, इसका दूसरा नाम मैंने बताया था, अगर आप लोग है तो बताइए। इसका होता है दूसरा नाम अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड या फिर अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड या फिर जिंक क्लोराइड, ये दोनों विद्युत अपघट के रूप में प्रयोग होता है। और कैथोड के रूप में, जो शुष्क सेल में कैथोड होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसी तरीके से देखिए इस क्वेश्चन को मैंने बताया आपको बिजली बदलने के लिए, तो ये कोई भी क्वेश्चन अगर आपका डाटा बदल जाता है तो भी आप कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन, मैं आगे क्वेश्चनों की संख्या और बढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगा। फिलहाल देखने आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, गर्मी बहुत है, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर अच्छा रिस्पांस करेंगे तो विश्वास कीजिए हम लोग और आप लोग को और बेटर क्वेश्चन के साथ यहाँ पर हाजिर होंगे। थैंक यू।